मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ मेंटेनेंस के केस को लेकर। मेंटेनेंस के केस में अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, कि हमारी सुनवाई ठीक तरीके से नहीं हुई। महिला होगी तो पुरुष की तरफ उंगली उठाएगी कि उनकी सुनी गई, पुरुष होंगे तो उनकी उंगली महिलाओं की तरफ उठेगी कि महिलाओं की सुनी गई। लेकिन आज तक इस बात को कोई नहीं समझ पा रहा कि मेंटेनेंस का निर्धारण आखिर किन मापदंडों पे होता है, क्योंकि जब भी हमारे सामने जजमेंट आता है तो हम उस जजमेंट के आधार पर अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन कभी भी हम अपने रिश्ते की परिस्थितियां, अपने केस की परिस्थितियां या हमारी आर्थिक परिस्थिति या सामने वाले की आर्थिक परिस्थिति के अनुसार अपने मेंटेनेंस के निर्धारण को नहीं देखना चाहते। किसी की भी बात सुनी तो हमने कहा यार हमारी तो सुनवाई ही नहीं हुई, हमारे पक्ष में तो आदेश नहीं आया। पति का हुआ कहना तो वो कहेगा हमारे वकील को उनके वकील के द्वारा खरीद लिया गया, या वकील आपस में मिल गए, उन्होंने हमारा केस बिगड़वा दिया, या महिला ने रो धोकर अपना पक्ष इस प्रकार रखा कि उसकी सुनवाई हो गई। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपका भ्रम है, क्योंकि मेंटेनेंस के केस में निर्धारण इस आधार पर नहीं किया जाता। वहां पर कोई किसी भी प्रकार से इमोशनली टच होकर या इमोशंस के साथ आपको जजमेंट नहीं दिया जाता। वहाँ पूरे आपके एविडेंसेस या केस की परिस्थितियों के आधार पर ही मेंटेनेंस के केस का जजमेंट दिया जाता है। लेकिन ये आपका नज़रिया होता है कि हमारे साथ धोखा हुआ या हमारे साथ गलत हुआ, लेकिन जो एविडेंसेस आपने के द्वारा न्यायालय के समक्ष दिए गए हैं और जो केस की परिस्थितियां न्यायालय के समक्ष आई, मात्र उसका आधार या उसका परिणाम होता है जजमेंट। कोई भी इमोशंस इसमें शामिल नहीं होते, ये आप 101% लिख कर ले लीजिए। चलिए आज हम इसी पर बात करते हैं कि आखिर मेंटेनेंस का निर्धारण किस बात पे होता है या किस आधार पर होता है। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि आखिर मेंटेनेंस का निर्धारण होता किस आधार पर है। तो यहाँ पर सबसे पहला आधार जो होता है वो होता है दोनों पति पत्नी के सेपरेशन का कारण क्या है, आखिर वो दोनों तलाक लेना क्यों चाहते हैं। ये एक सबसे बड़ा कारण है जिसके आधार पर ही आगे की कार्यवाही डिपेंड करती है। पति चाहता है तलाक लेना, पत्नी चाहती है तलाक लेना, दोनों में से किसी ने एक दूसरे का परित्याग कर रखा है, दोनों में से एक दूसरे से किसी भी प्रकार का कोई धोखा किया गया है, दोनों में से एक कोई एडल्ट्री में है, दोनों में से कोई भी एक धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है। मतलब जो हम ये कहें कि हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक के आधार दिए गए हैं, क्या वही आधार है या कोई अन्य आधार है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कारण यही होगा कि आखिर पति पत्नी सेपरेशन चाहते क्यों हैं। अब बात करते हैं दूसरा मेंटेनेंस को तय करने के लिए दूसरी चीज किस आधार पर तय की जाती है, क्या देखा जाता है। तो यहाँ पर दूसरा कारण सबसे बड़ा है कि गुजारा भत्ता देने वाले की आय कितनी है या गुजारा भत्ता लेने वाले की ज़रूरतें कितनी है। मतलब पति की इनकम कितनी है और यहाँ पर पत्नी की ज़रूरतें क्या है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि पत्नी ने मुझे इतना तो मिलना ही चाहिए क्योंकि पति की आय इतनी है। तो यहाँ पर इस बात के आधार पर आपको मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता। आपकी ज़रूरतों के आधार पर, आपकी उचित जीविका के आधार पर, ना कि आपकी विलासिता का जीवन जीने के आधार पर मेंटेनेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा दूसरा कारण यही है कि पति की आय कितनी है और आपकी ज़रूरतें कितनी हैं, उसके आधार पर मेंटेनेंस का निर्धारण किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरा और सबसे बड़ा कारण कि पति की इनकम कितनी है। जब तक पति की इनकम होगी ही नहीं तब तक आप मेंटेनेंस की बात कर कैसे सकते हैं। अगर पति कमाता ही नहीं है, आप भले ही तलाक ले लें, तो आप मेंटेनेंस कैसे मांग सकते हैं। इसमें कई जगह पे जजमेंट इस तरह से भी दे दिया जाता है कि चाहे पति भीख मांग कर दे, चाहे पति मजदूरी कर दे, तो मेंटेनेंस उसे देना होगा। तो वहाँ पर परिस्थितियाँ
ऐसी होती हैं कि पत्नी 101% सही होती है, पति 100% गलत होता है, और वो सिर्फ ये न्यायालय के समक्ष झूठ दिखाना चाहता है कि मेरी इनकम के सोर्सेस नहीं है। तो न्यायालय के द्वारा ऐसी परिस्थिति में ऐसा आदेश भी दे दिया जाता है, लेकिन आप अपने केस की कंडीशन से उसको मैच करना चाहते हो, फिर आप ये चाहते हो कि उस हिसाब से हमें परिणाम मिले, तो कभी नहीं मिलेंगे। यहाँ पर परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं मेंटेनेंस का निर्धारण करने में। मैंने कहा अगर पत्नी यहाँ 100% सही है और पति झूठ दिखाकर इस तरह से बचना चाहता है, तो उसे वहाँ छोड़ा नहीं जाता, उसे वहाँ ये कहा जाता है कि आप भले ही भीख मांग कर दो, भले ही चाहे आप मजदूरी कर दो, लेकिन आपको पत्नी को मेंटेनेंस देना होगा। तो इस तरह के आदेश भी दे दिए जाते हैं। लेकिन जहाँ पति सही है, पत्नी गलत है, तो वहाँ पर ये कह दिया जाता है कि आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो आप अपना कमा कर खाइए। ये मैंने अभी हाल ही में वीडियो डाला है, 2 अक्टूबर का लेटेस्ट जजमेंट है, जिसमें ये स्पष्ट कह दिया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट के द्वारा कि अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और आप अपनी मर्जी से पति के साथ नहीं रहना चाहते, तो आप अपना कमाकर खाने के लिए स्वतंत्र हैं। आप पति के ऊपर किसी भी प्रकार से आश्रित नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर अगर पति कमाता भी है तो उसमें भी सबसे पहले ये चीज़ देखी जाएगी कि उसके ऊपर आश्रित कितने लोग हैं। विवाह करने का मतलब ये नहीं हो जाता कि पति के ऊपर सिर्फ पत्नी का दायित्व होगा, पति के ऊपर उसके जुड़े हुए रिश्तों का भी दायित्व होता है, और इस बात का ध्यान रखकर ही मेंटेनेंस का निर्धारण किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि पत्नी की ज़रूरतें क्या है, या पत्नी के पास आय के सोर्सेज क्या है। अब पत्नी के पास आय के सोर्सेस ही नहीं है और पति कह रहा है मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, या पत्नी के साथ पति पत्नी की नहीं बनी और बच्चे पत्नी के साथ चले गए जो कि पूरी तरीके से डिपेंड है, मतलब बालिग नहीं है, तो यहाँ पर पति को उस अनुसार मेंटेनेंस देना होगा। बच्चे बालिग नहीं है तो बच्चों के हिसाब से देना होगा, और जहाँ पर पत्नी पूर्णतः उस पर आश्रित है और पति गलत है, तो नेचुरल है कि पति को उसके आधार पर मेंटेनेंस देना होगा। वहाँ पति नहीं बच सकता और पत्नी की ज़रूरतों के हिसाब से देना होगा। पति ये कह दे कि नहीं मैं तो इतना ही मेंटेनेंस दूंगा, इसके ऊपर नहीं दे सकता, तो न्यायालय के द्वारा ऐसा नहीं है कि पति की सुन ली जाए कि हाँ आप बस इतना ही मेंटेनेंस दे दो। पत्नी की ज़रूरतों के हिसाब से, आपकी आय के हिसाब से, आपके सेपरेशन की वजह क्या है, या आप पर आश्रित कितने लोग हैं, ये सारे मापदंडों को ध्यान में रखकर ही मेंटेनेंस का केस का निर्धारण किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के माध्यम से समझा दी हैं कि मेंटेनेंस किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, और ज़रूरत है आपके एविडेंसेस देने की। जैसे अगर आपके पास इनकम के सोर्सेज नहीं है, हम महिला की बात कर लेते हैं पहले, तो उसे अपना इनकम एफिडेविट देना चाहिए, उसे ऐसे पुख्ता सबूत देना चाहिए कि मैं पूर्णतः पति पर आश्रित हूँ, मेरी एजुकेशन नहीं है, या मैं इतने समय से हाउसवाइफ रही तो अब मेरे कैपेबिलिटी नहीं है, या मैं किसी प्रकार से सडनली तो इतनी सक्षम नहीं हो जाऊंगी कि आज घर से बाहर निकलूं और आज ही मेरे पास अर्निंग के इतने साधन आ जाए, या मैं अपना खर्च खुद उठा लूं। तो केस केस की परिस्थिति पर डिपेंड करेगा। कई बार केस की परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि आपका 6 माह बाद ही तलाक हो गया। कई बार केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि 10-15 साल बाद, 10-15 साल तक महिला हाउसवाइफ रही, उसके बाद उनके बीच में आपस में नहीं बनी और उन्होंने तलाक ले लिया। तो अब 15 साल अगर कोई महिला हाउसवाइफ बनकर रही है तो सडनली खड़ी होकर अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो सकती, ये नेचुरल है। तो कोर्ट के द्वारा सब परिस्थितियों को पूर्णतः देखा जाता है, और फिर इतने साल बाद अगर आप तलाक ले रहे हो तो ऐसी क्या वजह है, या आप शादी के 6 महीने बाद तलाक ले रहे हो तो 6 महीने बाद तो आप तलाक की मांग कर ही नहीं सकते, वहाँ आपको सेपरेशन की मांग करनी पड़ेगी। सेपरेशन के बाद फिर आप तलाक की अपील लगा सकते हो। तो उस सेपरेशन के दौरान पत्नी अपने आप को कैसे मेंटेन करेगी, या उसके बाद तलाक की अपील लगाई जाएगी तो पत्नी कैसे मेंटेन करेगी, या पत्नी एजुकेटेड है, कैपेबल है, तो यहाँ पर पति कैपेबल नहीं है तो यहाँ पर पति को भी मेंटेनेंस लेने का अधिकार है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये है कि विवाह एक ऐसा बंधन है जहाँ पर दोनों पक्षकार में से अगर एक पक्षकार किसी भी रूप से कमजोर है
तो दूसरे पक्षकार को उससे मांग करने का अधिकार दिया गया है हिंदू विवाह अधिनियम में। तो यहाँ पर मेंटेनेंस का निर्धारण भी इन्हीं सारी परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। और मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप उससे जान सकते हैं। और हाँ, इसके पहले सुनवाई सीआरपीसी 125 में होती थी, लेकिन अब नए कानून के तहत बीएनएसएस 144 में होती है, मतलब भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 144 में। तो यहाँ पर अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।